नमस्कार। मेरा नाम शुभांग मिश्रा है। इस बार के सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में मुझे 85 रैंक मिला है एंड मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन किया है IIIT हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। उसके बाद आई वर्क फॉर 3 इयर्स इन प्राइवेट सेक्टर एंड देन आई डिसाइडेड दैट माय इनर कॉलिंग लाइज़ समवेयर एल्स। तो फिर मैंने अपनी प्राइवेट सेक्टर जॉब से रिज़ाइन किया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मेरे पहले अटेम्प्ट में मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज़ किया। कुछ रीज़न्स रहे हैं उसको चूज़ करने के, जैसे मुझे भी बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं उन सारे एस्पिरेंट्स को कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने कंसीडर किए थे मैं बताना चाहूँगा। एंथ्रोपोलॉजी एक रिलेटिवली थोड़ा कंसाइज सिलेबस रखता है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी बाकी डिसिप्लिन से ज़्यादा है। इसमें अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं एंड रिवाइज़ करते हैं तो फिर आपको डिविडेंड्स एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स ज़्यादा मिलता है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जो मैं पहले से बताना चाहूँगा कि फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी वाला एक पार्ट रहता है जो कि अराउंड 25% सिलेबस का रहता है। उसमें थोड़ा-सा आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा हैं, थोड़े डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर पेपर 2 में सिमिलरली आर्कियोलॉजी वाला पार्ट है जिससे कुछ बच्चों को डर लगता है, लेकिन मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि इट इज़ अ फेयरली ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड इसमें अगर आप अपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करें, देयर आर 20 और टॉपिक्स। तो अगर आप 2 to 3 पेजेस नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो 50 to 60 पेजेस में ये टॉपिक कवर हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इस बार तो पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के आई थिंक अराउंड 100 मार्क्स वॉज आस्क्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजी इटसेल्फ। थोड़े से आपको स्टोन टूल्स एंड स्कल्स डायग्राम्स एंड थोड़ा पहले एंथ्रोपोलॉजी वाले पार्ट के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट अगर आप इसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी का रिवीजन करना काफ़ी आसान है बिकॉज कंसाइज सिलेबस रहता है। तो जो आपको गैप मिलता है जनरली आपके GS पेपर्स और ऑप्शनल पेपर के बीच में, जो कि 6 डेज़ का रहता है, इसमें आप इजीली सिलेबस को एटलीस्ट एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर सकते हैं। 80% ऑफ द सिलेबस कैन ईजिली बी रिवाइज्ड विद इन 6 डेज़। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ऑप्शनल में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इन लास्ट 2 to 3 years एंथ्रोपोलॉजी इज़ डूइंग फेयरली गुड। आप विद फेथ इस ऑप्शनल को ले सकते हैं एंड वंस यू डिसाइड गिव योर 100% एंड आई होप एंथ्रोपोलॉजी विल रियली रिवॉर्ड यू। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बताना चाहूँगा कि 2017 जो कि मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मुझे 291 रैंक आया एंड आई वुड लाइक टू से कि एंथ्रोपोलॉजी वॉज वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग एरियाज इन दैट अटेम्प्ट, जिसमें मुझे 296 मार्क्स आया। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अगेन एंथ्रोपोलॉजी को इम्प्रूव करने का ट्राई किया। मैं विजय सर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सा इनकोहेरेंसी आ रही है आंसर्स में, स्पेशली जो मेरा स्पेशली जो पेपर 2 वाला पार्ट है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाला। ऑल्सो पेपर 1 में जो सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है उसमें मुझे थोड़ा सिंपल आंसर्स लिखने की ज़रूरत है, थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इनसाइड आउट अप्रोच ट्राई करो, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना है एंड विद इन 1 or 2 पैराग्राफ आपको उससे रिलेटेड केस स्टडी को ब्रिंग इन करना है। तो दैट हेल्प मी अलॉट। मैंने काफ़ी आंसर्स लिखे, सर ने मुझे पर्सनली चेक करके बताया कि आपको किन एरियाज़ पे फोकस करना है, किन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के किन पर्टिकुलर पार्ट्स को आपको नहीं इंक्लूड करना है आंसर्स में एंड कौन से आप सिंपल पैराग्राफ्स डाल के उस आंसर को और बेटर बना सकते हो। तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। इस बार के अटैम्प्ट में भी मैंने आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस किया है। इस वजह से अभी मार्क्स तो रिलीज़ नहीं हुए हैं, बट होपफुली आई विल गेट गुड मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी। आफ्टर दैट बहुत बच्चे में से क्वेरीज पूछते हैं कि आपने सोर्सेज क्या फॉलो करे हैं। पिछले 4-5 सालों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले सोर्सेज का बहुत कमी था, बट अभी एकदम से बहुत ज़्यादा सोर्सेज आ गए हैं। तो पहले प्रॉब्लम था कम सोर्सेज होने का और अब प्रॉब्लम हो गया ज़्यादा सोर्सेज होने का। तो एक चीज़ एस्पिरेंट्स को दिमाग में रखनी होगी कि आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सोर्सेज आप फैला दोगे उतना ज़्यादा उसको कंसोलिडेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो पार्ट्स में जिन पार्ट्स में बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं प्लस उतना अच्छा क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उस पार्ट के लिए आपको खुद के नोट्स बनाना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाले पार्ट में बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल अवेलेबल हैं, बट बहुत ज़्यादा इलेबोरेट में लिखा गया है एंड इट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड इन अ मैनर एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट शुड राइट। तो आपको उसको सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी से थोड़ा सा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अपने आंसर्स में एक हेडिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी कि सोशो एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जांपल अगर आपका जेनेटिक काउंसलिंग है
तो आपको उसमें सोशो कल्चरल एस्पेक्ट इंक्लूड करना पड़ेगा कि किस तरह से बेटर एडवाइस मिलने के बाद जो पेरेंट्स हैं वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं, ताकि उनको जो सोशल कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है या जो अपकमिंग बच्चा आ सकता है लाइफ में, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज ऑफ वेरियस डॉगमास फ्लोटिंग अराउंड। तो इस तरह से अगर आप सोशल कल्चरल एस्पेक्ट ऐड करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेटर मार्क्स मिलेंगे। लेट्स कम टू द सोर्सेज। पेपर 1 में आप शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं 1.2, 1.2, 1.1, 2 एंड 3, जो कि सिंपल 2 पेजर टॉपिक्स हैं, आप उनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की बुक से। विजय सर की भी एक एंथ्रोपोलॉजी की बुक है सोशल कल्चर की, उसमें भी 2-2 पेजेस में फेयरली सिंपल टॉपिक्स दिए हुए हैं। थोड़े आप चार्ट्स एंड डायग्राम्स डाल सकते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में 4 ब्रांचेस आती हैं, उसमें फ्रांस बोआज सर का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका एक सिंपल क्लासिफिकेशन डायग्राम बना सकते हैं। ये आपके आंसर्स को, मोनोटोनिक आंसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा अपील प्रोवाइड करेगा। देन यूनिट 2 to 5 के लिए, जो कि सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का कोर है, उसके लिए DN मजूमदार सर की बुक है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है विद इंटीग्रेशन ऑफ लॉट ऑफ केस स्टडीज़, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रेफरेबल इफ़ यू गेट टाइम गो थ्रू दैट बुक। यूनिट 6 के लिए ऑल द थ्योरीज आर नॉट अवेलेबल एट वन प्लेस, सम 2 or 3 थ्योरीज ऑफ लेटर पार्ट, फॉर एग्जाम्पल symbolism of Turner and interpretive theory of Gates, then postmodernism। ये थ्योरी सी डिफ़िकल्ट थ्योरीज होती हैं, समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ अलेबामा की एक वेबसाइट है, उसमें लिंक्स में प्रॉपर्ली डिस्कस्ड है। हावेवर आपको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत बड़ा है, इसलिए इफ़ यू फील कंफर्टेबल जस्ट मेक 3 or 4 पेजेस रिविजन नोट्स फॉर योर सेल्फ, सो दैट एग्ज़ाम आने पर आप उसे ईजिली और जल्दी रिवाइज कर पाओ। देन आपकी यूनिट 7 के लिए एम्बर एंड एम्बर में एक छोटी सी यूनिट दी हुई है लैंग्वेज के ऊपर। 3 और 4 टॉपिक्स रहते हैं, हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इधर 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, आप उसको वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन 9 to 12 यूनिट एंड यूनिट 1.4, 5, 6 इन द यूनिट 1, उसके लिए आपको सेम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है, इंटरनेट को आपको काफ़ी वास्टली यूज़ करना पड़ेगा। देन वेरियस सोर्सेज आर अवेलेबल, सर के नोट्स में भी जैसे फाइलोजेनेटिक स्टेटस वाला पार्ट काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। डायग्राम्स एंड मैप्स इंक्लूड करिए, जैसे आपको बताना होता है कि किसी भी फॉसिल का फाइंडिंग्स कहाँ पर हुई है, याद रखिए उसे किसने पहले फाइंड किया था, प्लस उसे कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ याद रखिए कि केवल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर नहीं करते हैं, सिंस ये इट इज़ नॉट अ बायोलॉजी, इट इज़ एन एंथ्रोपोलॉजी, तो फिर आपको सोशो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर निएंडरथल मैन है तो उसका कल्चर कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे यूज टू वेयर, टूल्स कौन से यूज़ करते थे, किस तरीके का उनमें कैनिबलिज्म था या नहीं था, सोसाइटी या फैमिली का स्ट्रक्चर होता था तो कैसा होता था, क्या वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। इस टाइप के अगर 3 या 4 पॉइंट्स अगर आप इंक्लूड करते हो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो फिर आपको बेटर मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। देन पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ वेरी लार्ज। अगर आपको पेपर 1 करने में पेपर 2 के कंपैरिजन में डबल टाइम लग सकता है, बट इट इज़ वर्थ इट बिकॉज ये काफ़ी स्कोरिंग पार्ट रहता है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है एंड डायनामिक क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। पेपर 2 की अगर बात करें तो आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपको नदीम हसनैन की जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बुक है उसमें काफ़ी कंसाइज वे में सारे टॉपिक्स प्रोवाइडेड हैं। डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम क्रंच की वजह से कई बार हम लोग आंसर्स तो लिखते हैं पर उसमें जो डायग्राम वाला एस्पेक्ट होता है वो हम लोग कई बार इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके वहाँ पर उसको रेप्लिकेट करने के। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब डायग्राम्स की प्रैक्टिस फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करी थी तो मुझे आते हुए और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं डालूंगा, बट हाउएवर दैट डिड नॉट हैपन इन रियलिटी। लेकिन मेरे सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में मैंने फेयरली रफ कॉपीज़ उठाई, उसमें अच्छे खासे प्रैक्टिस करी एंड इट एक्चुअली गिव मी डिविडेंड। वहाँ पर जाके फिर डायग्राम्स ऑटोमेटिकली बनते हैं। आपको साइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैप्स ड्रॉ करना चाहिए। आप जीएस की प्रिपरेशन के लिए एनीवेज मैप्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं, वही इंडिया का मैप ड्रॉ करिए या वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करिए, उसमें साइट्स शो कर दीजिए जहाँ जहाँ पे हम लोग को वहाँ के फॉसिल्स फाइंडिंग्स हुई हैं। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के लिए अगेन नदीम हसनैन की इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बुक है, प्लस सर के नोट्स बहुत ही कंसाइज वे में दिए हुए हैं। बुक में ऐसा हो सकता है आपको थोड़ी वास्ट रीडिंग मिले, दैट इज़ फॉर गॉजिंग द लैंग्वेज ऑफ द पेपर, बिकॉज स्पेसिफिक कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंथ्रोपोलॉजी, फॉर एनी ऑप्शनल फॉर दैट मैटर। आपका PSIR ऑप्शनल हो, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, उससे कुछ ऑप्शनल स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं।
इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी में जब आप बुक्स पढ़ते हो, नॉट जस्ट द कोचिंग्स मटेरियल, तो फिर आपके अंदर वो लैंग्वेज डेवलप होती है। तो आप वो लैंग्वेज बुक्स रीडिंग के थ्रू डेवलप करिए, और प्लस रिवीजन के लिए एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड हाउ टू राइट एन आंसर एक्चुअली ऑन द पेपर एंड थोड़ा अप्लाइड पार्ट ऐड करके जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको सर के नोट्स से मिल जाएगा काफ़ी कंसाइज वे में, एंड अच्छे नोट्स बने हैं उस पार्ट के। देन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी स्कोरिंग, एंड अराउंड 25% सिलेबस अगेन उससे आता है। इसमें सर ने एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करी मुझे, ट्राइबल इंडिया ऑफ प्रोफेसर एल.पी. विद्यार्थी। एल.पी. विद्यार्थी के आने के बाद, प्रोफेसर एल.पी. विद्यार्थी के आने के बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। तो जो उन्होंने ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की अप्रोच दी है, अगर आप वहाँ से पिक करके आंसर्स में लिखेंगे तो फिर जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो डेफिनेटली इम्प्रेस होगा। तो ट्राई करिए अगर आपको टाइम मिलता है वो बुक पढ़ने की। अपार्ट फ्रॉम खाका रिपोर्ट से आप नए स्टैटिस्टिक्स, नई रिकमेंडेशंस, जैसे मुंगेकर कमेटी की रिपोर्ट हो गई, खाका कमेटी की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन इन ऑल द सेक्टर्स, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो आपको बेटर रिच आंसर्स लगेंगे। थोड़ा अप्लाइड पार्ट डालिए। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम लोग को अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी कल्चरल रिलेटिविस्टिक रखनी है। जैसे हम लोग को सिंपल पीपल को उस तरह से एड्रेस करना है, कभी भी ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स को अलग अलग रख कर नहीं देखना है। आपको आपकी लैंग्वेज में वो सेंसिटिविटी दिखनी चाहिए, वो जो रेस्पेक्ट एंड रेवरेंस आना चाहिए, वो आपके आंसर्स में एविडेंट होगा, तो बेटर मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा आप इनसाइड आउट अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पहले उस कंसेप्ट को रखिए। फॉर एग्जांपल अगर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बात करें, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, तो आप पहले कंसाइज वे में उसको डिफाइन करिए, उसकी केस स्टडी दीजिए, देन आप उसका अप्लाइड पार्ट लिखिए कि किस तरह से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम डिज़ाइनिंग में, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, इन सब चीज़ों में एनएमएस कॉम्प्लेक्स को किस तरह से अप्लाई करेंगे, एंड किस तरह से इसको नहीं अप्लाई करने पे बुरे रिजल्ट्स एंड अप्लाई करने पे बेटर रिजल्ट्स हम लोग को मिले हैं। हम लोग को अपने आंसर्स में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है, आंसर्स की कोहेरेंसी चली जाती है एंड आंसर सिंपल नहीं बल्कि थोड़ा कन्वोल्यूटेड लगता है। तो वही सिंप्लिसिटी मेंटेन करिए, जितना ज़्यादा हो सके बुक्स की सिंपल लैंग्वेज याद करिए। बहुत ज़्यादा कोचिंग मटेरियल्स का मटेरियल इंटीग्रेट करने की आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर ने ये काम ऑलरेडी अपने नोट्स में कर रखा है, फेयरली कंसेप्ट से केस स्टडी से अप्लाइड पार्ट, ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। हम लोग को अपनी आंसर कॉपीज़ थोड़ी सी स्टैंड आउट करनी है। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले पार्ट में कई बार ऐसा होता है कि आंसर्स बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, केवल थियोरेटिकल आंसर्स रहते हैं। तो आप ट्राई करिए थोड़ी ज़्यादा हेडिंग्स डालिए, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखिए उन कंसेप्ट्स का, एंड ट्राई करिए कुछ डायग्राम्स अगर आप बना सकते हैं अपनी उन्हीं बातों को कहने के लिए, तो वो बेटर अपील करता है एग्जामिनर को। बाकी टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस है काफ़ी। आप जितने ज़्यादा टेस्ट लिख सकते हैं उतना अच्छा होगा। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 6 to 8 टेस्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस की ड्यूरेशन के बीच में ज़रूर लिखने चाहिए। आपने पहले लिखे हैं काफ़ी टेस्ट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अपने आंसर्स लिखते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट जाता है आपके आंसर्स में। तो एटलीस्ट ट्राई करिए 6 to 8 पेपर्स आप ज़रूर लिखें। नोट मेकिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जिन टॉपिक्स के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं उनको आप नोट्स बना लेंगे तो एंड में रिवीजन करने में आसानी होगा एंड आप बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इन द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप सर की क्लासेस ज्वाइन करिए एंड 3-4-5 क्लासेस करके देखिए। अगर आपको डिसिप्लिन अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ाने के तरीके से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन से कि आपको ये ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सर के पास फेयरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लास्ट 33 ईयर से एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहे हैं एंड उनकी काफ़ी अप्रोच अच्छी रहती है, क्योंकि पर्सनली आप मुझसे जाके मिल सकते हो, कभी कोई हेजिटेशन नहीं होता है, मुझे कभी नहीं हुआ, बाकी मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने क्लासेस करी थी उनको कभी हेजिटेशन नहीं हुआ। प्लस आप जब आंसर्स इवैल्यूएट कराते हैं तो सर ये चीज़ बहुत ईजिली अच्छे से पॉइंट आउट करते हैं कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करनी है। एंथ्रोपोलॉजी इज़ ए इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन एंड इलस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, तो उसमें एग्जांपल्स डालने होते हैं, बहुत सारी केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कोट करनी पड़ती हैं। तो सर ने अपने नोट्स में क्लासरूम में बहुत सारी केस स्टडीज़ डिस्कस करी हैं एंड उनको यूज़ एंड रीयूज़ किया है। कई बार क्या होता है, हम लोग हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडीज़ पढ़ते हैं बट 20 भी नहीं यूज़ कर पाते हैं। सर का मेथड डिफरेंट है, सर 20 केस स्टडीज़ पढ़ाएंगे बट यू विल बी एबल टू यूज़ देम इन 100 डिफरेंट प्लेसेस। इसके अलावा क्लास में बहुत कम बच्चे रहते हैं तो आप इजीली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको कभी कुछ भी डाउट्स वगैरह पूछने में हेजिटेशन फील नहीं होता है।
तो decide your optional, come here, join the classes, and see if you feel like going on with this optional. And I hope आपको optional भी पसंद आएगा, and आप anthropology optional लेंगे and अच्छा perform करेंगे. Thank you.